अशुभ से प्रेरित होकर कुछ कर सकने की स्थिति जन्मांतरों में बने या फिर ना बने, लेकिन अशुभ की चर्चा मात्र मैं कह रहा हूं, और अशुभ की संगति क्षण मात्र की भी अगर की जाए तो फिर हम निम्न चेतनाओं की यात्रा अनायास और सहज रूप से करने लग जाते हैं। यही मानव स्वभाव है। इसी मानव स्वभाव के अन्वेषण के पश्चात भारतीय ऋषियों मनीषियों ने समाज के लिए अनुशासन की मर्यादा रखी, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का एक ऐसा धरोहर हमें दिया जिससे हम अपने जीवन को नियंत्रित करके एक संतुलन बना करके जीवन यापन कर सके, दुर्गति से बच सकें। इन बातों को मैं आपके साथ आज इसलिए साझा कर रहा हूं, आप समझ भी गए होंगे, कुछ ऐसी ही परिस्थिति आजकल निर्माण हो गई है। मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में, जहां इन दिनों कुछ ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स या वैसे लोग जिनके पास इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के बाद जबरदस्त पैसे और कुछ फुहरता के परिणाम स्वरूप एक ऐसे भोंडेपन की यात्रा की ओर ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पास एक तरह की पैसे की सत्ता आ गई है। और इस सत्ता से सिर्फ सामान्य लोग और इनकी तरह सोचने वाले लोग ही प्रभावित नहीं हैं, बल्कि इस चकाचौंध में जो राजनीतिक सत्ता के लोग हैं वे भी प्रभावित हैं। मैं बात कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स वाले की। मैं बात कर रहा हूं समय रैना और अपूर्वा माखीजा की, जिन्होंने एक ऐसी गंदगी फैला रखी है जिसके दुर्गंध से आज सोशल मीडिया जो है वो इतना खतरनाक स्टेंच दे रहा है, इतना खतरनाक वो दुर्गंधित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है कि जहां देखिए वहां इनकी चर्चा, और इतनी नौसियाटिक चर्चा है जिसके बारे में अगर हम उन बातों को रिपीट करें तो शायद उस मर्यादा को और अधिक फैलाने की बात होगी, इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, उस विषय पर चर्चा मैंने इसीलिए भूमिका में कहा कि हमारे अंदर एक सहज स्वभाव होता है कि हम शुभ बातों को सुनना, समझना और उसमें धैर्य दिखाना हमारे अंदर वो साहस नहीं हो पाता। और इसीलिए मैंने कहा कि जन्मांतरों के प्रयास के बाद भी हो सकता है कि शुभ की यात्रा हमसे ना बने, लेकिन अशुभ की चर्चा मात्र से, क्षण मात्र की संगति से हम उस ओर सहज ही बह जाते हैं। नहीं तो जिस देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता परदारेषु मातृवत्, परदारेषु यानी यहां अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी जितनी भी नारियां हैं उनके बारे में कहा जाता है कि परदारेषु मातृवत्, वे माता के समान है, माता के सदृश है। और जहां तक बात है माता पिता और अतिथि की, तो उनके विषय में तो और भी ऊंचाई की बातें कही गई हैं। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। वैसे देश में, उस धरा में जहां मनीषियों ने इतने बड़े सिद्धांत को इतने सहज रूप से हमें दे दिया, एक थाती के रूप में, एक धरोहर के रूप में, वहां हम क्या कर रहे हैं? वहां आज सोशल मीडिया और वो क्या कहलाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने गालियों को, भद्दी से भद्दी गालियों को जीवन का एक सहज अंग मान करके स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं जिन लोगों का नाम ले रहा था, ये जो इलाहाबादिया है, ये जो रैना है, ये जो माखीजा है, इन लोगों ने एक शो जिस शो की शुरुआत तो की थी उस रैना ने, समय रैना ने, उसका नाम है इंडियाज गॉट लैटेंट। बेसिकली ये किसी पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो के ऊपर आधारित है, लेकिन इस शो का जो सेंटर है वो सेंटर बहुत ही गंदा, बहुत ही फिल्दी सेंटर है। यानी जिसके चारों तरफ वो घूमता है वो थीम है, यानी गंदा थीम है, भद्दा थीम है, सेक्सुअलिटी। और जैसे जो ब्लू फिल्में होती हैं, पोर्नोग्राफी होती है, उसमें जो प्रैक्टिकली जो उसके किरदार करते हैं उसको शब्द के रूप में करने वाला जो शो है उसी का नाम है इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट। उसी में रणवीर इलाहाबादिया ने जा करके पेरेंट्स के ऊपर एक पोर्नोग्राफिक टिप्पणी की। अपूर्वा माखीजा ने भी उसी तरह की टिप्पणी की। उनको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अशुभ की
संगति क्षण मात्र की भी होगी तो निम्न चेतनाओं की यात्रा अनायास रूप से हम करने लग जाते हैं, क्योंकि यही मानव स्वभाव है। इसी मानव स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की मर्यादा स्थापित की गई। नैतिकता की एक ऐसी मर्यादा की रेखा खींची गई कि उसके उस पार अगर जाओगे तो खड्ड में गिर जाओगे। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे लोग जो बड़े आराम से इस तरह की बातें करते हैं, उनका तो तर्क होता है कि जिन्हें नैतिकता को मानना है वो माने, जिन्हें संस्कृति को मानना है माने, जिन्होंने मर्यादा की लकीरें खींची है वो माने। हम नहीं मानते तो नहीं मानेंगे। उनके लिए मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है, क्या वे पानी को, जल को, नीर को मानते हैं? लेकिन जल अपनी मर्यादाओं का जब उल्लंघन करता है तो कैसा परिणाम आता है? एक्सट्रीम परिणाम हमने 2004 में सुनामी के रूप में देखा है कि नहीं देखा है? बाढ़ हम हर साल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? समुद्री तूफान को हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जहां पर जल और वायु की मर्यादा का उल्लंघन होने के साथ ही किस तरह का प्रलयकारी और प्रचंडकारी दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। क्या हम उससे डरते नहीं है? कोई कह सकता है किसी ऐसे लोगों की, विशेषकर ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा में ये इलाहाबादिया, रैना और माखीजा किस्म के लोग हैं, क्योंकि ये रक्त बीज हैं। रक्त बीज पे मैं बाद में आऊँगा। मेरा मूल विषय आज की चर्चा का है कि ये रक्त बीज है और इस रक्त बीज को ही समाप्त करना होगा। तो ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि ये जल के अस्तित्व को नहीं मानते, ये वायु के अस्तित्व को नहीं मानते? जिन्हें मानना है वो माने। ये अग्नि के अस्तित्व को नहीं मानते, तो क्या ऐसा होने पर अग्नि जब अपने प्रचंड स्वरूप में आएगी और इनके सामने आएगी तो क्या ये कह पाएंगे कि मैं तो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं मानता हूं, मैं तुम्हारे इस प्रचंड खतरनाक प्रलयकारी, इस भूचाल मचा देने वाले, पूरी धरती को जला देने वाले इस दावानल से मैं नहीं डरता? ऐसा कहने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक जो तत्व हैं, इनकी मर्यादा का उल्लंघन होगा तो ये प्रलय का रूप ले लेते हैं, ये सुनामी का रूप ले लेते हैं, चक्रवात का रूप ले लेते हैं, ये तूफान का रूप ले लेते हैं। और ऐसे में ये तीनों मिलकर के जिस तरह का प्रलय हवा पानी के साथ मिलकर के सुनामी जहां लाता है, वहीं पर हवा आग के साथ मिलकर के तमाम अग्निकांड करा देता है। तब तो इनका साहस नहीं होता कि इनके खिलाफ कुछ बोले। ठीक उसी प्रकार ऐसा अगर कोई कहता हो कि ये मेरी मर्जी, आजकल वो फिल्मों के माध्यम से आया है ना, मेरी मर्जी है, मैं नैतिकता को नहीं मानता। तुम नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने से, ठीक है तुम नहीं मानते, अकेले में बैठ करके तुम्हें जो करना है कर लो। तुम एक छोटी संगति में अपना जो करना है करो, जिसे गांधी ने कहा था ना, करो और मरो, करो और मरो। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तुम कोई एक पोजीशन अख्तियार कर लेते हो और तुम्हारा वैलिडेशन प्राइम मिनिस्टर तक कर देता है, बड़े बड़े कलाकार कर देते हैं, तब तुम्हारे द्वारा कही गई बातें, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम जो है समाज के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। ऐसे में ये तर्क नहीं चलेगा कि जिन्हें संस्कृति की धारा को माननी है माने, मर्यादा की रेखा जिन्होंने खींची है उनके लिए है, नैतिकता जिन्होंने बनाई है उनके लिए, हम नहीं मानते। नहीं मानते तो व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत नरक में रहो। दूसरे को अगर प्रभावित करोगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आओगे, तो सवाल है कि ये भी तर्क नहीं चलेगा कि चूंकि देयर आर बायर्स दैट इज वाई वी आर सेलिंग। ये भी नहीं चलेगा, खरीदार हैं इसलिए हम बेच रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मानव की सहज वृत्ति है। निम्न चेतना की यात्रा हम सहज रूप में करने लग जाते हैं, लेकिन परिणाम से हम नहीं बच सकते। मैं परिणामों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर सिर्फ इस अपनी बातों को साझा नहीं कर रहा हूँ। परिणाम तो सहज है, आएगा ही आएगा। चाहे ऐसा है कि ये जो काम वासना है, ये जो सेक्स और पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्में तो ये अलग विषय है। मैं तो सहज काम की बात कर रहा हूँ। ये मनुष्य की प्रबलतम वृत्ति है, इतनी प्रबल है कि हम शब्द से, शारीरिक भाव भंगिमा से लाख नकारते रह जाएं। अगर किसी भी तरह से कामुक किसी दृश्य के प्रति हमारा अगर क्षण मात्र के लिए भी ठहराव होता है तो वो हमारे अंदर घुस के ही रहता है, और फिर हम उसे एक संस्कार के रूप में धारण करके उससे हम पीड़ित हो ही जाते हैं। ऐसे में ये कहना कि हम अपने मन मर्जी की करेंगे, तुम अपने मन मर्जी की तुम अपने आप में करो, व्यक्तिगत अर्थों में करो, एक छोटे दायरे में करो, बड़े दायरे में करोगे। और अगर तुम्हारा वैलिडेशन प्राइम मिनिस्टर तक का आदमी करेगा, प्राइम मिनिस्टर और उसके बड़े बड़े मंत्री करेंगे, बड़े बड़े लोग जो सनातन धर्म के बड़े बड़े और राष्ट्रवाद के जो बड़े बड़े अपने आप को ध्वजवाहक समझते हुए जाकर के अगर ऐसे लोगों को वैलिडेट करेंगे, तो ये तो चिंता का विषय है। और इसी चिंता के बारे में मैं आपसे अपनी बातों को साझा कर रहा हूं। और एक बात और बता दूं, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस निम्न चेतना में रहने वाले लोगों
को जब एक कह सकते हैं कि एक प्रश्रय मिल जाता है। देखिए, हम सभी निम्न चेतना की ओर दौड़ते रहते हैं, लेकिन समाज की मर्यादा और अनुशासन हमें रोके रखती है। इसलिए हमें तमाम तरह का भय, यही कारण है ना कि जैसे ही रणवीर इलाहाबादिया का इंडिया हैज गॉट लेटेंट में जब वो खतरनाक भद्दा वो पेरेंट्स के ऊपर, मदर फादर के ऊपर जो सेक्सुअल रिमार्क आया, और जब अपूर्वा माखीजा का उसी के संदर्भ में और इन लोगों के शो में ऐसे तमाम रिमार्क्स आते रहे, तो अचानक जब ये चीज पब्लिक में आया तो देखिए ऑल ओवर इंडिया इसका विरोध होने लगा। क्योंकि समाज उसी ये विरोध क्या क्या जाहिर करता है? समाज की उसी नैतिकता, उसी मर्यादा और उसी अनुशासन का ये प्रमाण है कि देखो कैसे। लेकिन सवाल सिर्फ इनका नहीं है, ये रक्त बीज हैं। ये बहुत पहले से ऐसी अपसंस्कृति की धारा जो चली आ रही है, वो जितनी छोटी, जितनी पतली, जितनी सूखी रहेगी, उतना ही समाज स्वस्थ रहेगा। और जैसे ही उसका पार्ट बड़ा होगा और फैलता चला जाएगा, समाज के लिए उतना ही खतरनाक होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये धारा कोई नई धारा नहीं है। अगर हाल के वर्षों की हम बात करें तो एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी। एक रशियन नॉवेलिस्ट का नाम है व्लादिमीर नाबोकोव। उसने एक नॉवेल लिखा था लोलिता। लोलिता में एक राइटर है जो इंग्लैंड में जाता है और एक 12 साल की लड़की के साथ इंसेस्चुअल रिलेशनशिप में चला जाता है। उसकी अपनी बेटी भी नहीं है, वो किसी तरह से उसको अपनी बेटी बना लेता है, उसका स्टेप फादर बन जाता है और फिर उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। सिर्फ इस आधार पर उस किताब की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और हर व्यक्ति ने व्लादिमीर नाबोकोव को गंदी बातों को परोसने और प्रमोट करने के लिए उसकी भर्त्सना की थी। मैं बहुत पहले मैंने लोलिता पुस्तक ले ली और पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ नहीं पाया, अंत में मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की चीज़ें कभी रही नहीं हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले मनोहर कहानियाँ, जिन दिनों इस तरह का कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, या यूँ कह लें कि इंटरनेट होने के बाद भी इस तरह के जो गंदे, जो फिल्दी जो एलिमेंट्स थे वो नहीं आए थे, तब जो है कुछ ऐसे मैगजीन्स भी होते थे, बहुत तरह के मैगजीन्स होते थे जो प्राइवेट सर्कुलेशन में रहते थे। लेकिन जो एक वाइड सर्कुलेशन वाला एक मैगजीन हुआ करता था, मनोहर कहानियाँ, उसने एक अपना सप्लीमेंट निकाला था। मुझे याद है 96-97 की बात हो, 1996-97 की। उस सप्लीमेंट में उसने इस तरह के इंसेस्चुअल रिलेशनशिप जो भारत के अंदर में है उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी और उसने उसके माध्यम से काफ़ी सेल किया था अपने उस इशू को। सवाल है कि ऐसा नहीं कि चीजें होती नहीं है समाज में। सवाल यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पास एक आदमी अगर किसी जंगल में जाके चिल्ला रहा हो और एक शहर में लाउड स्पीकर लेके चिल्लाने लगे, बस यही अंतर है। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। 1955 में मैंने व्लादिमीर नाबोकोव की लोलिता की बात की। मनोरम कहानियाँ ऐसे बहुत सारे हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो पब्लिक सर्कुलेशन के नहीं हैं, उनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। वो तो बहुत भद्दे भद्दे, बहुत गंदे गंदे। मैं सिर्फ वो नॉर्मल, जो नॉर्मल से मेरा मतलब नॉर्मल, पॉर्न हमेशा एबनॉर्मल ही होता है, ब्लू फिल्में एबनॉर्मल ही होती है, लेकिन उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, भले ही उसमें करोड़ों की संख्या में लोग अपना समय व्यतीत करते हो, लेकिन वो एरिया हमेशा ही एक तरह से सोशल स्टिग्मा बन के रहेगा। संस्कृति की मर्यादा के अंदर वो कभी आ नहीं सकता है। और जो लोग सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता की बात मानेंगे, अगर गलती से उधर चले जाएंगे तो उनके अंदर एक क्षोभ होगा, एक पश्चाताप होगा और प्रायश्चित की भावना आ जाएगी। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात हो रही है इंसेस्ट की, एक ऐसे रिमार्क की। एक तो गाली गलौज देना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह से अपसंस्कृति की धारा बहाना, वो तो उचित है ही नहीं। अब मैं आप ये रणवीर इलाहाबादिया ने मदर फादर के ऊपर जो ये गंदी टिप्पणी की है, क्यों की? क्योंकि जब धीरे धीरे करके कोई गंदगी, पहले कोई आदमी एक स्टेप सिगरेट पीने की आदत शुरू करने के पहले, शराब पीने की आदत शुरू करने के पहले तो आदमी किसी और को सिगरेट पीता हुआ देखता है, किसी और को जाम उठा करके चीयर्स कहता हुआ देखता है, और एक दिन वो साहस कर बैठता है। और जिस दिन वो साहस कर बैठता है उसी दिन उसका पहला कदम उठता है, और उसके बाद जितने भी लोग और पहले से पी रहे होते हैं उस नए पीने वाले के चीयर्स करने के अंदाज से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मेरा तो अंदाजे बयां कुछ और है। ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे हम गालियां देना शुरू करते हैं। गालियों को हम एक सहज, अपने जीवन का सहज अंग मान करके ओटीटी प्लेटफॉर्म को पाट देते हैं गालियों से। उसके बाद क्या होता है?
हमको लगता है कि तो जीवन का अंग है। उससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो फिर गालियों में अलग अलग तरह की नोबिलिटी लेने आ लगते हैं। तो उसी का परिणाम है कि जब उसके और एक्सट्रीम एंड तक जाता है आदमी, तो फिर ब्लू फिल्मों और पोर्नोग्राफी की, देखिए एक प्राइवेट सर्कल में जो गंदा सर्कल है, बहुत भद्दा सर्कल है, मैं नहीं, आई डोंट अप्रूव, आई विल नेवर अप्रूव, लेकिन हमने भी अपने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में देखा है कि हम बहुत गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बातें जो कि समाज में ऐसे ही कुसंग का नतीजा निकलता है, करने लगते थे। लेकिन उसको अप्रूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा ही स्वस्थ दिशा की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। यही तो हमारे ऋषियों मुनियों ने इसी चीज़ की तो मर्यादा के रूप में जो सांस्कृतिक धरोहर हमको दी है, उसी उसी को तो हम, उसी के संवाहक तो हम बनेंगे, तभी तो सनातनी कहलाएंगे। वरना हम राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी राष्ट्रवाद के पुरोधा हैं, और जा कहाँ रहे हैं? किसको सम्मानित कर रहे हैं? रणबीर इलाहाबादिया को। कोई कहेगा भाई उन्हें क्या पता है, कैसा, क्यों पता नहीं है? उसका एक चैनल है बियर बाइसेप्स, वो कितनी गंदी गंदी बातें उस पर करता रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगा, निषिद्ध मांस के भक्षण का प्रमोटर रहा है वो। तो क्या मोदी जी को उनके टीम के लोगों ने बताया नहीं, जो भी हो, प्रसून जोशी हो चाहे जो हो, बाहर चूल्हे में जाए ऐसे लोग, क्या उन्होंने बताया नहीं कि हमें किन्हें सम्मानित, और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादियों को डर के मारे नहीं बुलाया उस फंक्शन में जहां पर क्रिएटर्स अवार्ड दिया जा रहा था। मैं फिर अपनी बात को उस ओर ले जाता हूं। मैंने कहा मनोहर कहानियों की चर्चा की, लोलिता की चर्चा की। एक राजा हुआ था पंजाब में, पटियाला का या कपूरथला का, वो कई कई जगह उसके राज्य थे। उसका नाम था भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह के राज्य में, हालांकि ये कहानी कोई आपसे मनोरंजन के लिए मैं साझा नहीं कर रहा हूँ, जब गंदगी की चर्चा हो रही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के ये जो आज जो रक्त बीज के रूप में हम रणबीर इलाहाबादिया को देख रहे हैं, समय रैना को देख रहे हैं, अपूर्वा माखीजा को, तो मैंने दीवान जर्मनी दास की एक पुस्तक है, उसमें इतना ग्राफिक और भयानक डिस्क्रिप्शन है भूपिंदर सिंह के उस गंदे सेक्सुअल कांड का, जिस कोई लाख ब्लू फिल्म देख ले, कोई लाख पोर्नोग्राफी के तमाम क्लिप्स देख ले, फिर भी वो कभी मैच नहीं कर पाएगा। मैंने वो पढ़ा है, अक्षर लेटर बाय लेटर पढ़ा है उसे। दीवान जर्मनी दास की उस पुस्तक को, महाराजा करके वो पुस्तक है, जिसमें भूपिंदर सिंह के संरक्षण में एक बिहार के मैथिल रीजन का, मिथिला रीजन का कोई झा करके कोई तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने भूपिंदर सिंह को मैं ये नहीं कहूँगा प्रेरित किया, इन्फ्लुएंस किया कि तंत्र साधना और विषय और तंत्र साधना में यौन क्रियाओं को कैसे करना हो। इतना भयानक डिस्क्रिप्शन दिया है जर्मनी दास ने। तो आप जब उसको पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे, तो कहेंगे कि ये लोग, हालांकि वहाँ भी इंसेस्ट की बात नहीं होती है। इंसेस्ट यानी ये जो मदर फादर को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं लोग, जो अपूर्वा माखीजा ने किसी एक कंटेस्टेंट को कहा अब कि तुमने अपनी माँ का फला ठिकाना देखा है, बताइए ये कौन सा प्रश्न है? जिसमें रणबीर इलाहाबादिया ने कहा कि तुमने अपने पेरेंट्स को ऐसा वैसा देख लो, यानी उन मुद्राओं में देख लो। क्या मतलब है भाई? इस तरह के गंदे और भद्दी बातों को करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अब संस्कृति की धारा जब एकदम सूखने सी लगती है, तो अचानक से उसे, उसके पाठ को और चौड़ा करने के लिए ये नए नए रक्त बीज आ जाते हैं और फिर उसे बढ़ाने लगते हैं। अब कैसे बढ़ाने लगते हैं? क्योंकि देखिए, इनके समर्थन में बॉलीवुड से लेके तमाम जो लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, मैंने टेलीविजन चैनल पे कुछ लोगों को देखा, एक ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया मैं नहीं मानता संस्कृति को। उसका लेफ्ट का ही एक है विवेक श्रीवास्तव करके, जिसे मैं समझ नहीं पाता कि हर टेलीविजन चैनल अर्णव गोस्वामी से ले करके लगभग हर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल उसको बिठा देता है। उसको, उनको लगता है कि हमारे व्यूअरशिप में कमी नहीं आनी चाहिए, लेफ्ट के लोग भी देखने चाहिए, सपा के आरजेडी के भी देखने चाहिए, तो सबको अगड़म बगड़म को बिठा लो अपने शो पे। अदरवाइज क्या मतलब है? वो था। और एक कोई बड़ी भद्दी सी एक मॉडल है जिसका नाम है मानवी तनेजा। ये लोग लड़ बैठे थे। वो TV9 भारतवर्ष पे एक शो आ रहा था इसी रणबीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर के, ये लोग लड़ गए। ये लोग कह रहे संस्कृति वंस्कृति नैतिकता वैतिकता मर्यादा वर्यादा हम नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते, ठीक है, मत मानो,
तो फिर वो मैंने कहा था ना, वो तर्क दिया था ना कि फिर हवा को, पानी को, आग को मत मानो। लेकिन जब ये अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो हम क्यों हाहाकार मचाते हैं? फिर हम क्यों बात करते हैं कि हमें पर्यावरण का संतुलन रखना चाहिए, नहीं तो पर्यावरण को हम असंतुलित करेंगे तो असमय वर्षा होगी या अनावृष्टि या अतिवृष्टि होगी। गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा, ठंडा के दिन में गर्मी लगेगा, बरसात में ठंडा गर्मी दोनों लगेगा, मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा, मानव के अस्तित्व को पर संकट आ जाएगा। ये तमाम बातें फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर हम जिस मर्यादा की वकालत करते हैं, जिस संतुलन की वकालत करते हैं, वो तो फिजिकल लेवल पे है। वो फिजिकल लेवल पे जो मर्यादा आती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो पहले विचारों से शुरू होती है। उन विचारों को तक गिरने से पहले हम और बहुत पहले बहुत बहुत जगह गिर जाते हैं। और उन्हीं गिरने में से जो सबसे प्रबल गिरावट हमारी होती है वो होती है नैतिकता की गिरावट। तो ऐसे लोगों को टेलीविज़न चैनल पे बुला करके अगर विवेक श्रीवास्तव, मानवी तनेजा, ऐसे लोग अगर कहेंगे कि हम नहीं मानते संस्कृति मर्यादा और नैतिकता को, तो होगा क्या? जो लाखों लोग उनको सुनेंगे, मैंने कहा ना कि शुभ से प्रेरित होकर के हम उस ओर दौड़ पड़े, ये हो सकता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में हो जाए, लेकिन जन्मांतरों तक ये बात हो या ना हो इसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अशुभ से हम तत्काल प्रभावित हो जाते हैं। फिर तो जितने भी जिसको कहते हैं इम्प्रेशनेबल माइंड्स, वो तुरंत कहेंगे हाँ भैया संस्कृति क्या है, जो मन में आए सो करे। फिर तो चार्वाक भी हो जाएगा। या जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा धृतम पीवेतम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जिस रक्त बीज की मैं बात कर रहा हूं, उस रक्त बीज की जो धारा शुरू की थी वो चार्वाक ही है। वो कहता तो है कि कहीं कोई मर्यादा नहीं है। या जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा धृतम पीवेतम। जैसे जीना है, जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो और ऋण लेकर के, घी पी करके जियो, क्योंकि इसमें कुछ भी नैतिकता नहीं, कुछ भी मर्यादा नहीं, कहीं कोई संस्कृति अपसंस्कृति का प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। देह में वो आत्मा, मरण में वो मोक्ष है। अरे भैया आना कहाँ है? कौन सा हिसाब, कौन सा किताब? काहे का कर्म और काहे का कर्म का फल? जो करना है आज करना, अभी करना है और सुखपूर्वक करके निकल लेना है, क्योंकि ये देह ही हमारी आत्मा है और एक बार मर गए तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। इसी रक्त बीज की धारा का ये जो अलग अलग विकृत विकृत जो शाखाएं निकल रही हैं, उन्हीं शाखाओं का एक सबसे गंदा प्रकटीकरण आज आया है। इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट के माध्यम से रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा माखीजा के एक खतरनाक, जो कह सकते हैं एक मैनिफेस्टेशन ऑफ द फील्ड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेंजरस फील्ड। और इस फील्ड को अब ठीक है वो पुलिस एक्शन ले, उनसे पूछताछ करे, कुछ लोग उसके पक्ष में आ जाएं, कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, तमाम बातें हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। समाज धीरे 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 धीरे, और रणबीर इलाहाबादिया ने, समय रैना ने और अपूर्वा माखीजा ने जो बातें कही होंगी, तो उनके घर में भी माँ बाप और भाई बहन या कम से कम रिश्तेदार तो होंगे ना। आखिर वे लोग भी तो इसको देखते होंगे। तो वे जब अपने संतान के पक्ष में आएंगे तो फिर ये भेद तो खुल जाएगा ना कि ये रक्त बीज आया कहाँ से। कहने का मतलब है कि परिवार जो प्राथमिक पाठशाला है वही टूट रहा है, और फिर टूट ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से और अधिक टूटता चला जा रहा है। नहीं तो 1955 में जब लोलिता लिखा था नोबोकोव ने, तो इतना जबरदस्त आउटरेज हुआ था कि रशिया में ही नहीं तमाम जगहों पर लोलिता को बैन कर दिया गया था। वो कैसे कैसे करके सर्कुलेशन में वो किताबें आ जाती थी, और उसी क्रम में मेरे हाथ भी वो लोलिता की कॉपी लगी थी, और मैं कई बार लेकर के बैठा पढ़ने के लिए, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे बार बार लगता था कि अगर इसमें इंसेस्ट को ही प्रमोट करना है या फिर इंसेस्ट को ही दिखाना है, नहीं तो क्यों। वो कहता कि एक राइटर है जो एक 12 साल की लड़की, उसमें तो कई तरह की बातें आ जाती हैं। 12 साल की लड़की को अंततः उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए वो मैन्यूवर करके उसका स्टेप फादर बन जाता है। उसका विरोध क्यों हुआ था? और ठीक है, प्राइवेट सर्कुलेशन में या फिर सीक्रेट सर्कुलेशन में उस तरह के जो पोर्नोग्राफिक, पहले तो पॉर्न जो है वो कैसेट्स में, फिर बाद में सीडीज़ में आने लगा, पेन ड्राइव में आने लगा, और अब तो ना सीडी की ज़रूरत है, ना किसी कैसेट की ज़रूरत है, और ना ही किसी पेन ड्राइव की ज़रूरत है। अब तो हाथ में लेके मोबाइल और दूसरा पॉर्न साइट्स, ये इतना आसानी से उपलब्ध है, और इसकी ओर सहज आकृष्ट हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नहीं आकृष्ट होना, लेकिन तब क्या है, क्यों हम रुकते हैं?
क्योंकि हमें डर रहता है। समाज कहता है कि देखो ये गलत है। ये समाज का जो भय है, आज समाज कहे कि नहीं, जैसे हम फिल्में देखते हैं वैसे पोर्नोग्राफी देख लेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? घर घर में फिर लोग मोबाइल में क्यों देखेंगे, बड़े स्क्रीन में देखेंगे। लेकिन समाज की मर्यादा को बना करके रखना इसीलिए जरूरी है कि समाज की मर्यादा और समाज का अनुशासन हमारे अंदर एक डर, एक भय रखता है। उसी डर और भय के परिणाम स्वरूप आज इतना विरोध हो रहा है इन भद्दे लोगों का, इन फिल्दी लोगों का, जिन्होंने लेफ्ट और वोकिज्म का वाहक बन करके रक्त बीज के माध्यम से लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन जब इसका जबरदस्त, और देखिए विरोध का कोई इसमें ये कहना कि नहीं इनको जैसे छोड़ दो, क्या इन्हें मार दोगे, ये कर दोगे, नहीं, कड़ी से कड़ी सजा। सबसे छोटी सजा तो ये होगी कि इनका जो सोशल इन्फ्लुएंस का जो भी चैनल है, सोशली इन्फ्लुएंस करने का इनका जो भी माध्यम है, उस सारे माध्यम से इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और इन फ्यूचर टिल दे मेड देयर वेज की बात भी नहीं करनी है। नहीं, तुम नहीं आ सकते। You people have got no right to come on the social platform and speak your mind, because each time you will open your mouth, you will vomit, you will spew venom, you will vomit the filth, because you have got the filthy। वो जॉम्बी होते हैं ना, जॉम्बी, रक्त बीज यानी जॉम्बी, मैं इन्हें जॉम्बी कहता हूँ। इन जॉम्बीज से अगर हमको बचना और बचाना हो तो सबसे पहले तो जो लोग वोट के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में, समर्थन के चक्कर में ऐसे लोगों को एक तरह से कह लें कि प्रमोट करते हैं, चाहे वो मोदी हो या उनके कैबिनेट के मंत्री हो, तो सबसे पहले तो दे शुड इंट्रोस्पेक्ट। तो ठीक है ना भाई, अगर व्यूअरशिप और चर्चा ही में आनी है तो फिर सन्नी लियोनी को भी आप पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दे दो। ऐसे फालतू लोगों को पहले भी दिया है, आज भी दे दो, फिर देखो क्या चर्चा होने, जबरदस्त चर्चा होगी। एनीवे, मैं आपसे इसी बात को कि अब सवाल, अब प्रश्न है कि हम अपने अपने घरों में अगर परिवार नहीं जागेगा, पेरेंट्स नहीं जागेंगे, माता पिता नहीं जागेंगे, तो फिर उस धरती पर जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की उद्घोषणा होती है, वहाँ पर उन्हीं को लेकर के ऐसे ऐसे गंदे गंदे रिमार्क्स आएंगे। तो हम अब चाहे वो कितने भी व्यस्त रहते हो, पैसा कमाने की चाहे जितनी भी हमारी होड़ रहे, हम चाहे जितने भी बीमार रहें, लेकिन हम आने वाले समय में और अधिक बीमार ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर निगाहें रखें। और यही इस खतरनाक गंदे एपिसोड का लेसन है। और दूसरा लेसन है कि ऐसे फिल्म के खिलाफ हम बोलना सीखें, इनको हम सब्सक्राइब ना करें, इनको हम प्रमोट ना करें। जैसे कभी कोई इनको वैलिडेट करे, उसके बैकग्राउंड को खंगाले कि बैक में, और जिन जिन लोगों ने आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इनका समर्थन किया है, उनके चेहरे को भी हम पहचान ले कि इन फ्यूचर इन्हें हम जहां भी देखें, क्योंकि वो खाल ओढ़ करके कोई कभी भी आ सकता है भेड़ बन करके, लेकिन भेड़ के खाल में भेड़िया को हमें पहचानना होगा। आज इसी बात को आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रख रहा हूं। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।